ठीक है, ठीक है। जो आज का टॉपिक होगा लाइंस एंड एंगल्स का होगा, जैसा कि विष्णु ने बताया। बानी आप बताओ लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है? यू हैव एनी आइडिया? यू हैव एनी आइडिया? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, बताओ लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ भी आइडिया है, ब्रीफ आइडिया है तो बताओ। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है ये बताओ? 90 से लेस देन होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। इसका कुछ ऐसा वाला डायग्राम बन जाएगा, वो हो कि ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। जो भी होगा लेसर वैल्यू होगा एंगल का 90 से, तो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल का क्या है? एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो आपका राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो भी आपका इसका जो एंगल का वैल्यू लाई करेगा, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, 90 डिग्री से ये ग्रेटर होना चाहिए और 180 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। ओके, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 180 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है ये 180 डिग्री का बनाता है। ओके, और मैं जैसे पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो ये 360 ये सर्कल हो जाएगा, 360 डिग्री का ये सर्कल बन जाएगा। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। ओके, इसके बाद क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जो भी आपका 180 डिग्री से क्या? ओके 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 ओके, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, वो जो भी एंगल बनाता है वो 180 डिग्री का बनाता है। ओके, ये 180 डिग्री का बनाता है। हो सकता है कोई लाइन ऐसा भी हो, है ना? तो ये एंगल जो होगा ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ना स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो भी होगा ये 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऐसे ही आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला जो एग्जांपल है ये रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा, जो जिसका एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री आना चाहिए, जिसका एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री आना चाहिए, और जो फुल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके, अब जो भी हमारे पास बेसिक टर्म्स है, जो भी हम लाइंस एंड एंगल्स में यूज करने वाले बेसिक टर्म्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट। इट इज अ लाइन विद टू एंड पॉइंट। ये एक लाइन है जिसका दो एंड पॉइंट है, एक तो ए है, सेकंड वाला बी है, और आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, इट इज डिनोटेड बाय ए बी बार। ओके, देखो ये जो ए बी हमने जो कंसीडर किया, इसके जगह आप एक्स वाई जेड कुछ भी अल्फाबेटिकल कुछ भी नंबर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फाबेटिकल कोई भी डिजिट आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट ये नोटेशन के लिए कि आप इसको नोटेट कर पाओ, आप इस लाइन को रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, इसका जो डिनोट करेंगे हम ए बी बार से डिनोट करेंगे। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? रे। इट इज ए लाइन विच वन एंड पॉइंट। ये लाइन है जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है। अब देखो मुझे बताओ लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है, ये बताओ वानी। ओके, रे का एक ही एंड पॉइंट होता है। ओके, जो रे का जो होता है उसे हम एरो सिंबल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट देम। ओके, सेकेंड एंड पे, क्योंकि फर्स्ट एंड तो आपने स्पेसिफाई कर ही दिया है। वानी, इज इट क्लियर? यू हैव एनी डाउट? ओके, देखो इसका नोट्स मत बनाना, नोट्स में या फिर जहां पे भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो नोट्स लिख लेना, बाकी मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। ओके, थर्ड टर्म क्या? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है बताओ विष्णु, एक ब्रीफ आइडिया दो। ठीक है, आपने कोई एक लाइन ड्रॉ किया, और आप जानते हो कि जो आपका लाइन होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है, ये डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट को मैं मल्टीपल पॉइंट्स को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को यूज करूंगा तो ये आपका लाइन बन जाएगा, है ना? ओके, और मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 3 और मोर पॉइंट लाई करे एक ही सेम लाइन में, आपका एक लाइन है स्ट्रेट लाइन में भी, ये वाला पॉइंट ए है, दूसरा वाला बी है और सी है, या डी भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 3 और मोर मतलब जो भी आप पॉइंट कंसीडर करोगे 3 और मोर पॉइंट है, और उसके बाद ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेमी प्लेन में लाई करते हैं, सेमी लाइन पे लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल?
हेलो हेलो, ओके, कॉलिनियर समझ में आया ये बताओ? हाँ हाँ पूछो। ओके ठीक है, इसे फिर से डिस्कस करता हूँ, क्या पता क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, याद आ जाए। एक लाइन होता है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है? पॉइंट से मिलकर बना होता है, स्मॉलेस्ट पॉइंट से मिलकर बना होता है, एक लाइन बना होता है। ओके, और कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? आपने पढ़ा इसके पास पॉइंट होता है। ओके, ये पॉइंट से मिलकर बना होता है लाइन। क्या? हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज, बताओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पॉइंट सेम ही लाइन पे लाई करेगा और कहीं पे भी लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका ए है तो हो सकता है यहाँ पे बी हो जाए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे डी आ जाए। ओके, बस एक ही लाइन में सेम ही लाइन पे आपका जो पॉइंट है ये लाई करना चाहिए, लेकिन उसका पोजीशन कोई भी मैटर नहीं करता। ओके, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे कोलिनियर का टर्म होता है वैसे ही नॉन कोलिनियर का भी टर्म होता है। फॉर फिगर सुन ए बी सी, ये जो आपका है ये ए बी सी है, ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है। मान लो ए बी एक लाइन पे आ भी रहा है, लेकिन सी जो है ये तो डिफरेंट लाइन पे है, इसके लिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? तो ये आपका कोलिनियर नहीं होगा, कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। समझ आया? कोई डाउट है बताओ? विष्णु, यू हैव एनी डाउट? हेलो, ओके, बानी कोई डाउट है बताओ? ओके, हाँ, in some point outside a line, इसे रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे? ये तो फॉल्सिफाई हो जाएगा फिर तो। हाँ दिखाओ, एक मिनट मेरे को। ओके, क्योंकि देखो ये इस लाइन पे ये वाला पॉइंट आएगा, इस वाले लाइन पे में भी ये वाला पॉइंट हो, एक ही लाइन पे तो ये सारे पॉइंट नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए हमारा ये क्या आ जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ, अब एंगल क्या है? हम एक आइडिया बताओ एंगल के बारे में, क्या होगा? ओके ठीक है, it is formed when two rays originate from the same endpoint. The ray which form an angle are called its arms and the end point is called the vertex of the angle. समझ आया? ठीक है, आपने क्या पढ़ा है? ग्राफ पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ना? तो मैं इसका क्या, ये वाला पार्ट, आइदर ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये दोनों जो लाइन है ये एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आके ये मीट कर रहे हैं। इसका जो ओरिजिन है ये एक पॉइंट है। ओके ठीक है, ये ओरिजिन इसका एक पॉइंट हो गया। ओके, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, देखो मेरा एक पॉइंट ये रहा, मैं यहां से एक एंगल ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं और एक एंगल राइट एंगल भी ड्रॉ कर सकता हूं, और मैं कुछ ऐसा भी एंगल ड्रॉ कर सकता हूं। देखो जो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो सेम ही पॉइंट है, और एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है? दोनों रेज जो है मूव कर रहा है। ओके, मतलब सेम एंड पॉइंट है आपके पास। द रे विच फ्रॉम एन एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म। ठीक है, जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसे आर्म बोलते हैं, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और जो एंड पॉइंट होगा आपका वर्टेक्स ऑफ द एंगल होगा। इसी में आपने पढ़ा था, एक तो राइट एंगल के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारे एंगल ट्रायंगल आएंगे तो उसे और भी डिस्कस करेंगे। समझ आया? एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, एंगल ये 0 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। ओके, अब देखो एक्यूट एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वो वाला एंगल होगा जिसका जो थीटा का वैल्यू है, देखो मैं थीटा किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एंगल है, ये मेरा कुछ एंगल है, थीटा का वैल्यू किस पे होगा? थीटा का वैल्यू 0 के और 90 डिग्री के मिडिल में होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, और ये जो आपका ये जो डायग्राम है ये एक्यूट एंगल का एग्जांपल है।
क्योंकि आप भी जानते हो आपके पास एक सर्कल होता है, ओके, और मैंने क्या किया इसे, ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, और मैं टोटल इसे लाइंस को कंसीडर करता हूं तो ये टोटल लाइन आपका 180 डिग्री हो जाता है। और फिर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट को कंसीडर किया तो ये 270 तक आ जाएगा। और फिर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट पे, मतलब जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे मैं आ गया अपने फाइनल पॉइंट पे, तो आपका यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इस वाले पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। तो मैं इस वाले में जो बातें कर रहा हूँ, इनके बीच में 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। मानी समझ आया? हेलो, ओके। जैसे हमने उसमें ग्राफ में नहीं पढ़ा था कि हमारे पास 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ओके। तो वैसा ही कुछ ये भी एंगल का भी कुछ ऐसे ही होता है। देखो अब क्या है, सेकंड वाला क्या है, राइट एंगल। इट इज द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका जो थीटा का वैल्यू है ये 90 डिग्री ही होना चाहिए, ना ही 0 डिग्री होना चाहिए, ना ही 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, ना ही 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। जो थीटा का वैल्यू जो होगा, बस एक ही कंडीशन है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। और थीटा मैं किसे बोल रहा हूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, और ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए बस, और कुछ, ओके। अब क्या है मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल। इट इज द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और इस वाले एंगल में आपने क्या देखा कि देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता और ये परपेंडिकुलर होता तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता, और ये राइट एंगल बन जाता। लेकिन ये राइट एंगल नहीं है, क्योंकि ये एंगल एक्सीड कर रहा है, ये एंगल एक्सीड कर रहा है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, तो ये एंगल जो भी बनेगा ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, और 180 डिग्री, 180 डिग्री के मिडिल में होगा, 90 और 180 डिग्री के मिडिल में होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। इसके बाद जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है वानी बताओ, हेलो, ओके वेरी गुड। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो उनके बीच जो एंगल होगा, जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है, जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि जो हाफ वाला था ये तो आपका 90 डिग्री था, ओके, और मैं फिर से हाफ फिर से मूव करता हूँ तो आपका जो स्ट्रेट लाइन होता है ये भी फिर से 90 डिग्री बनाएगा। जो मैं दोनों का अगर समेशन कर दूंगा, दोनों साइड का मैं समेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 90 प्लस 90 वी हैव 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, ओके। विष्णु कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। इट इज द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ओके। देखो इसे समझते हैं। देखो मैंने अभी एक डायग्राम के साथ बताया था कि मेरे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये क्वाड्रेंट 2 हो गया, ये क्वाड्रेंट 3 हो गया, और ये क्वाड्रेंट 4 हो गया, क्या, हाँ, ग्रेटर देन 180 डिग्री, सॉरी फॉर दैट, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए, और लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। देखो ये समझ लो, ये आपका 0 डिग्री का लाइन हो गया, ओके, ये वाला जो है ये 90 डिग्री हो गया, फिर से ये 180 डिग्री हो गया, ओके, ये 270 हो गया, और ये फिर से 360 हो गया। तो जो भी आपका ये रिफ्लेक्स एंगल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो एंगल होगा ये कहीं 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, और मैं एंगल ले रहा हूँ, थीटा का वैल्यू एंगल ले रहा हूँ, मान लो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये एंगल का वैल्यू थीटा है, तो आपका जो थीटा का वैल्यू है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 180 डिग्री से, और लेस देन होना चाहिए 360 डिग्री से, ओके। अब 360 डिग्री क्या है, मे बी मेरे पास एक एंगल है 314 डिग्री, तो ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये भी लाई कर रहा है 180 डिग्री के बीच, 180 डिग्री और 360 डिग्री के मिडल में ही लाई कर रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कोई डाउट है वानी बताओ, हेलो, हेलो, ओके। इसके बाद क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल।
The two angles whose sum is 90 degree are known as complementary angle. देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल पढ़ा था, उसमें क्या था, एक ही एंगल था जो 90 डिग्री था, ओके, एक एंगल था वो 90 डिग्री के इक्वल था। लेकिन अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी दो एंगल है, ये वाला फिगर है, मान लो ये वाला फिगर कुछ ऐसा हो जाए, ये वाला है और ये वाला एंगल ये है या ये है, तो अगर आप फर्स्ट वाले को कंसीडर कर रहे हो तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका एंगल बीटा भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये हो सकता है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री समेशन क्या हो सकता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मे बी 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो जाए, ओके, क्योंकि ये समेशन 35 45 नहीं हो सकता, 35 40, हाँ ये भी हो सकता है, 45 45 डिग्री भी हो सकता है। कोई भी दो एंगल का समेशन अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है, तब आपका जो है ये एंगल बन जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, ओके। फॉर द फिगर शोन अबव द सम ऑफ एंगल्स ए एंड बी इज 90 डिग्री। जो एंगल आप देख रहे हो ए और बी का एंगल, इनको अगर आप समेशन करोगे तो इनका वैल्यू जो आएगा एंगल का 90 डिग्री आ जाएगा। हेंस दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इसीलिए हम इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कोई डाउट है बताओ, मानी एनी डाउट, ओके। ठीक है, अभी राइट एंगल क्या होता है ये बताओ, राइट एंगल क्या होता है ये बताओ, एग्जैक्ट 90 डिग्री, आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ओके। और मैं इस वाले एंगल में क्या कह रहा हूँ कि मान लो आपको 90 डिग्री ये लाना ही लाना है 90 डिग्री, है ना, तो आपके पास ये वाला टोटल जो समेशन है एंगल का ये तो 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए, जो एंगल आपका डिवाइड होगा ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, और टू पार्ट्स में होगा, तो मे बी जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपका θ1 है और जो सेकेंड वाला जो है ये एंगल θ2 है, ओके। कुछ भी आप नेमिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। जब मैं इन दोनों एंगल का समेशन करूंगा, अगर मैं इन दोनों एंगल का समेशन करूंगा θ1 प्लस θ2, तो इनका समेशन जो है ये इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों एंगल का समेशन आपका 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो एंगल है ये कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री एंगल। समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो दोनों में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, ये जो है वहां पे आप 90 डिग्री इनका समेशन पढ़ रहे थे, 90 डिग्री अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ रहे थे आप कंप्लीमेंट्री में, लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या हो जाता है, आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है, बस ये डिफरेंस है, 180 डिग्री हो जाएगा। The two angles whose sum is 180 degree are known as supplementary angle. ऐसा दो एंगल जिनका समेशन अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। में भी ये हो सकता है ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन है, ओके, या ये भी हो सकता है 75 डिग्री और 75 डिग्री और 105 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन इनका जो एंगल का सम होगा ये इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल का जो समेशन होगा, टू एंगल का समेशन होगा ये 180 डिग्री आना चाहिए, ओके। अच्छा ये बताओ, ये समझ आ गया, हेलो, ओके। विष्णु एक क्वेश्चन है, यहाँ पे टू एंगल है, क्या मैं टू से ज्यादा एंगल भी ले सकता हूँ, उसका समेशन 180 डिग्री आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, बताओ क्यों नहीं होगा? ओके ठीक है, देखो बानी जो एडजेसेंट एंगल है वो जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जो भी दो एंगल होगा उनका जो समेशन है, अगर ये 180 डिग्री आ गया तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, और अगर इन दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री के इक्वल में आ जाता है तो ये आपका आ जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। हाँ हाँ उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। For the figure above shown, sum of angles 45 degree and 135 degree is 180 degree, hence these two angles are called supplementary angle.
अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब विष्णु क्या होता है, ब्रीफ आइडिया दो एडजेसेंट एंगल के बारे में। हाँ बताओ एडजेसेंट एंगल क्या होता है। हम्म 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 ओके। और एंगल का क्या यहाँ पे वो है, एंगल कैसे होगा। ओके वानी ये समझ आया, एडजेसेंट एंगल समझ आया। हेलो हेलो। देखो मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, ओके ट्रायंगल नहीं, मैं कोई एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे कुछ डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो देखो ये वाला जो आर्म है, अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो आर्म है, मिडिल वाला आर्म, ये तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ये वाला जो आर्म है ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ये जो साइड होता है इसे आप साइड भी बोल सकते हो, इसे वर्टेक्स भी बोल सकते हो, और इसे आर्म भी बोल सकते हो, ये सब सेम थिंग है। ओके समझ आया। तो देखो ये वाला जो है ये इसके लिए भी कॉमन है और इस वाले के लिए भी कॉमन है। जो डिफरेंट साइड है आपका, एक तो ये एक्स एक्सिस पे जो लाइन है ये डिफरेंट साइड है, और एक जो वाई एक्सिस पे लाइन है ये आपका डिफरेंट साइड है। ओके देखो अब मैं इस फिगर में दिखाता हूँ। Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex. इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा विष्णु बताओ, इस वाले डायग्राम में कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, बी वर्टेक्स वर्टेक्स। ओके और कॉमन आर्म क्या हो जाएगा, बीडी। ओके उसके बाद एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और जो नॉन कॉमन आर्म है जो कि हो जाएगा आपका ए बी और बी सी। ए बी और बी सी जो है यहाँ पे आपका ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। और जो आपका कॉमन आर्म है दोनों के लिए ये आपका बी डी है, ये आपका बी डी है, ये कॉमन आर्म हो जाएगा। अगर इनके बीच का जो भी कोई एंगल होता है, व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल फाउंड बाय टू नॉन कॉमन आर्म। देख लो मान लो ये वाला जो एंगल है ये θ1 है, और ये जो दूसरा जो एंगल है ये θ2 है। तो मैं अगर इनका समेशन करता हूं तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2। और ये जो होगा ये इंटायर जो आपका जो सबसे लार्जर एंगल है, सबसे लार्जर एंगल ये वाला मैं कंसीडर करता हूं तो ये θ के इक्वल हो जाएगा। वानी समझ आया, वानी कोई डाउट है पूछो। हेलो ओके हाँ अभी बता रहा हूँ। देखो मेरे पास कुछ ऐसा है डायग्राम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी वाले को दो में कन्वर्ट कर दिया, दो में मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो मैंने दो में डिवाइड कर दिया तो आपका जो एंगल है वो डिवाइड हो जाएगा, एंगल आपका डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये वाला एंगल जो था ये आपका 120 डिग्री का एंगल था। अब मैंने क्या कर दिया कि अब आपका जो एंगल है ये एंगल क्या हो गया, अब मैं इसे डिवाइड कर दिया, मान लो ये 70 और 50 में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट एंगल है वो 70 डिग्री है और जो सेकेंड एंगल है ये आपका 50 डिग्री है। तो जब आप इन दोनों एंगल का समेशन करोगे, जब आप दोनों एंगल का समेशन करोगे तो इनका जो सम है ये ग्रेट जो आपका जो लार्जर एंगल था इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। देखो ये भी 120 आ गया, सेकेंड वाला भी 120 आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास ये वाला जो एंगल था 120 डिग्री के साथ जो बन रहा था, मैं इसे अज्यूम कर लूं ओ ए और बी अज्यूम कर लूं, तो ये आपका जो ओ ए और ओ बी जो है, ओ ए और ओ बी जो है ये आपका क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, ये आपका नॉन कॉमन आर्म है। ओके ये आपका नॉन कॉमन आर्म है। और जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा डिफरेंट एंगल्स में, तो जो भी आपने डिवाइड करने के लिए जो भी लाइन ड्रॉ किया है, जो भी आपने लाइन ड्रॉ किया है, तो वो वाला जो होता है आपका कॉमन आर्म होता है, वो वाला जो होता है आपका कॉमन आर्म होता है। जैसे मैं इस वाले फिगर में ड्रॉ करूं तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। तो ये वाला तो पहले से हमारे पास अवेलेबल था, ओ ए और ओ बी आर्म तो हमारे पास पहले से अवेलेबल था। मैंने जस्ट एक ओसी आर्म ड्रॉ किया है जो क्या कह रहा है, एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो जो ओसी आर्म है आपका ये आपका कॉमन आर्म कहा जाएगा, और जो ओ ए और ओ बी आर्म है ये आपका नॉन कॉमन आर्म कहा जाएगा। समझ आ गया मानी, एनी डाउट। ओके
विष्णु कोई डाउट है पूछो। ओके, फॉर द फिगर शोन एबव एंगल ए बी डी, अब देखो एंगल जो भी हमारे पास जो नेमिंग किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ये देखो ये एक एंगल इसके बारे में बात कर रहा है, एक एंगल इसके बारे में बात कर रहा है। हियर रे बी डी इज द कॉमन आर्म, जो आपका बी डी जो रे है ये कॉमन आर्म है आपका, ये आपका कॉमन आर्म है। एंड बी इज द कॉमन वर्टेक्स, और जो भी आपका बी है ये कॉमन वर्टेक्स है, जो कि जो भी आपका आर्म है सब यहीं पे इसी पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, पॉइंट बी पे ही आके मीट कर रहा है। ओके, सबका ओरिजिन पॉइंट यही है। एंड रे बी ए एंड बी सी आर नॉन कॉमन आर्म, और जो भी आपका ये रे है ये कॉमन नॉन कॉमन आर्म है, ये आपका बी ए है और बी सी है। तो इनके बीच में जो एंगल का समेशन होगा, जो आपका ग्रेटर एंगल होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी बी सी। समझ आ गया? कोई डाउट है? वानी कोई डाउट है ये बताओ। ओके, अब मुझे आप डिफरेंस बताओ कि कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ। और ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया। इसके लिए कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है कि आपका जो एंगल का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 270 डिग्री होना चाहिए, कोई भी फिक्स नहीं है। ओके वानी, आपका जो फिक्स है बस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के साथ फिक्स है, जो भी एडजेसेंट है इसके साथ जो भी एंगल आ जाएगा वो सब यहाँ पे वैलिड है। ओके, समेशन जो है एंगल का समेशन आएगा, कोई भी एंगल आ जाए वो सभी एंगल आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि आपका कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल भी होंगे, मैं ये बोल सकता हूं क्या? अच्छा, कैसे बोल सकता हूं ये बताओ, वानी आप बताओ। क्योंकि क्योंकि वो भी क्या करते हैं, वो भी एक इंटायर एंगल्स को डिवाइड करते हैं, ये भी एक इंटायर एंगल्स को डिवाइड करते हैं और टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी आप इन दोनों एंगल का समेशन कर रहे हो ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के इक्वल आता है। ऐसा ही कुछ एडजेसेंट एंगल होता है, लेकिन एक स्लाइटली डिफरेंट है इनमें, ये कि जो एडजेसेंट एंगल होता है इसके पास कोई भी अपना एंगल का वैल्यू डिफाइंड नहीं है कि इतना ही इसका एंगल का लिमिट है, एंगल का कोई लिमिट नहीं होता एडजेसेंट एंगल में, बस यही एक बेसिक डिफरेंस था, और मैं यही आप लोगों से क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। हाँ पूछो। ओके, ठीक है, वानी समझ आया? ओके, लेकिन नंबर्स तो उसका इंक्रीज हो सकता है, लेकिन आप जब दिखाओगे टू एडजेसेंट एंगल को तो आप तो टू एंगल को कंसीडर कर रहे हो ना, जब आप टू एंगल को कंसीडर करोगे तब तो ये वाला हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है विष्णु बताओ। ओके, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, two angles are said to be linear if they are adjacent angle formed by two intersecting lines. The linear pair of angle must be add up to 180 degree. अब बताओ मुझे इंटरसेक्टिंग क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है ये बताओ। ओके, पॉइंट क्या फिक्स होना चाहिए या किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर सकता है? अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और मैं इसे यहां से इंटरसेक्ट करा रहा हूं या यहां से इंटरसेक्ट करा रहा हूं या किसी भी मिडिल पॉइंट से इंटरसेक्ट करा रहा हूं, ओके, तो आपका इसमें कोई भी पॉइंट मैटर नहीं करता, इंटरसेक्ट वो कर रहा है, बस एक लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बानी ये समझ में आया इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? हेलो, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कह रहा है, टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर
टू एंगल्स को हम लीनियर तब बोलेंगे इफ दे आर एडजेसेंट एंगल्स, जब ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये एडजेसेंट एंगल तब बनेंगे जब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंसीडर करेंगे। द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट एड अप टू 180 डिग्री। For the figure shown above, angle ABD and angle DBC are linear pair of angles. ये क्या है, दोनों linear pair of angles हैं। ओके, इस वाले एंगल के बारे में बातें कर रहे हैं और सेकेंड वाले एंगल के बारे में बातें कर रहे हैं। समझ आया? एनी डाउट? ओके, देखो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा भी समझने में अगर डाउट आ रहा हो तो कोई बात नहीं, जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और तब मुझे अगर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो उसमें और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा वो, है ना। लेकिन ये है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, मतलब कि कोई भी डाउट आ रहा है, छोटा सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसे पुट करो, क्वेश्चन पुट करो और उससे हम फिगर आउट करेंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दीज आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉसेज। जब मैं दो लाइन को क्रॉस करा रहा हूं और क्रॉस करा रहा हूं तो आपका जो अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल ये हो गया। ओके, ये अपोजिट एंगल हो गया। फॉर द फिगर सोन AOD, एंगल AOD एंड BOC, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑल्सो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। जो ये जो सामने सामने का जो एंगल था ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैं ये भी बोल सकता हूं एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। देखो एंगल BOC लिख लो या फिर एंगल COB लिख लो, कोई इशू नहीं है, वो था सेम थिंग। ऐसे ही आप एंगल AOD लिख लो या एंगल DOA लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही थिंग। ओके, ऐसे में लिख सकता हूं। नेक्स्ट वाला जो एंगल है हमारा एंगल DOB इक्वल टू एंगल AOC। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट यू हैव? मैं ये PPT शेयर कर दूंगा, उसमें और भी आप एक बार फिर से वो रिवाइज कर लेना। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, दीज आर द लाइंस व्हिच क्रॉसेस ईच अदर। वो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक पर्टिकुलर जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से क्रॉस होते हुए जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये। और मैं जिस लाइन के थ्रू इसे कट कर रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे फिगर में गिवन है, PQ एक लाइन है और एक आपका SR एक लाइन है। फॉर द फिगर शोन अबव, PQ एंड RS आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नेक्स्ट जो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। बताओ पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या डिफरेंस है? बताओ पैरेलल लाइंस और ओके और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। At some point, non-intersecting line, intersecting नहीं, non-intersecting। ओके, मतलब पैरेलल लाइन कहीं पे आपस में टच नहीं हो सकता। ओके, कहीं पे वो मीट नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास दो पैरेलल लाइन है। बानी कोई डाउट था, आप कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, बताओ। देखो पैरेलल लाइन क्या होता है, ये आपका कोई पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है मतलब ये कभी भी मीट नहीं करेगा, ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेगा, इसीलिए ये हमारा पैरेलल लाइन हो जाता है। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ये आपका मीट कर रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा था कि पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या डिफरेंस है, इतनी ये बताओ। दोनों सिमिलर है। ओके, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। विष्णु, एनी डाउट यू हैव? हेलो, ओके, समझ आ गया? ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो हमने कर रखा है। ओके, एंगल AOD होगा एंगल BOC के इक्वल होगा और एंगल COA जो है एंगल BOD के इक्वल होगा। कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है ये देखते हैं।
ठीक है, पैरेलल लाइन तो हमने पढ़ रखा है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब बताओ डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है? डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है? ओके, जो कि एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई अलग दो पॉइंट होगा और उसमें एक लाइन को ये टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ओके, वानी समझ आया? हेलो, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइन को L से रिप्रेजेंट किया है और एक जो है हमारे पास M है और दूसरा वाला N है। Here line L is transversal of line M and N। देखो लाइन L जो है ये ट्रांसवर्सल होगा लाइन M और N का, क्योंकि ये इन दोनों लाइन को दो पॉइंट पे, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कट कर रहा है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, क्रॉस होते हुए जा रहा है। लाइन L इंटरसेक्ट M एंड N एट पॉइंट P एंड Q। जो लाइंस को जो किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका पॉइंट है P और सेकंड वाला जो है Q है। देन फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट P एंड Q। जब ऐसा होगा तो आपके पास जो पॉइंट P है इस पे फोर एंगल ये आपका बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि एक एंगल होता है इसमें 360 डिग्री होता है। फुल जब ये है फुल एंगल है तो आपके पास 360 डिग्री होता है। तो जब आप एक लाइन को कट करते हुए जा रहे हो तो आपके पास जो भी एंगल होगा, अगर पूरा एंगल फुल एंगल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 8 सो ऑन। ऐसे ही आपके पास टोटल 8 एंगल्स होंगे, क्योंकि आप दो पॉइंट्स पे यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट करा रहे हो। तो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। पहले ये बताओ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में क्या डिफरेंस है? इसमें ये बताओ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में क्या डिफरेंस है? एम आई ऑडिबल? हाँ 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 बताओ। हाँ हाँ ओके, वानी ये समझ आया? अगर कोई भी डाउट है, देखो ये एंगल 1 जो है आपका, एंगल 2 है और एंगल 7 है और एंगल 8 है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। मतलब जो बाहर वाला जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ऐसे ही एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 जो है ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। मतलब ये इनर साइड में है एंगल जो है, ये इनर साइड का है, इसलिए आप इसे इंटीरियर एंगल बोलोगे। बस ये डिफरेंस था दोनों में। Okay, we classify these 8 angles in the following groups. Corresponding angle क्या होता है बताओ? Corresponding angle क्या होता है? Okay, very good, very good, very good। ये क्या हो जाएगा हमारा? Corresponding angle हो जाएगा। Okay, और ऐसी alternate interior angle क्या हो जाएगा? Alternate interior angle, जो इंटीरियर एंगल भी है और अल्टरनेट भी है। 4 और 6, वेरी गुड। जो 4, 6 है ये आपका और 5, 3 है ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ आ गया? ओके, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं कंसीडर कर रहा था इंटीरियर एंगल को। अब जो मैं इस वाले केस में कंसीडर करूंगा, इसमें मैं एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करूंगा, जिसमें एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। ये जब मैंने कर दिया तो ये आपका केस आ जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आप अगर इंटीरियर एंगल कंसीडर कर रहे हो और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो आपका यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। देखो ट्रांसवर्सल का यहाँ दो साइड है, ट्रांसवर्सल का दो साइड है, ये लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। एक जो लाइन है आपका और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो सेम साइड वाला कह रहा है तो एंगल 4 जो है ये एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 जो है एंगल आपके 6 के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया? Note, interior angles on the same side of the transversal are also referred to as consecutive interior angles. इसे हम क्या बोलते हैं? consecutive interior angles भी बोलते हैं और allied angles और co-interior angles, इसे हम co-interior angles भी।
देखो नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स व्हेन लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। इस वाले में क्या कह रहा है कि जब मैं दो लाइन मेरा पैरेलल होगा, जो मेरा एक लाइन है एंगल, एक लाइन एम है और दूसरा लाइन एन है, और एक ट्रांसवर्सल आपका इंटरसेक्ट है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आपका इंटीरियर एंगल था वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जा रहा है। जब आपका जो लाइन है अगर ये पैरेलल है तब वाला ये केस है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। समझ आया? स्लाइटली थोड़ा चेंज था। देखो इस वाले फिगर में था ये पैरेलल लाइन नहीं था, लेकिन अब जो हम कंसीडर कर रहे हैं फिगर, ये हमारा पैरेलल लाइन वाला है जिसमें आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के इक्वल टू में है, और जो 2 है वो 6 के इक्वल में, जो 4 है 8 के इक्वल में, और 3 है वो 7 के इक्वल में। समझ आ गया? If a transversal intersect two line such a that a pair of corresponding angle is equal to, then the two lines are parallel to each other. Okay? If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal to, जो alternate interior angle होगा इस वाले केस में जब दो लाइन पैरेलल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ओके, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel. अगर ऐसा है तो दो lines parallel है. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary angle. अगर सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अगर ये है एंगल है, इंटीरियर एंगल है, तो इनका जो समेशन होगा ये 180 डिग्री का होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकंड वाला हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये क्या है, सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, और इनका जो समेशन हो जाएगा, दो एंगल्स का समेशन हो जाएगा, ये 180 डिग्री का होगा। If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then two lines are parallel. कोई डाउट? कुछ डाउट है तो पूछो। अब लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, अब देखो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन है तब क्या होगा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइन मेरे पास m है, l है और n है, और दूसरा वाला क्या है, इसे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। Here line m parallel to line L and n parallel to line L. Hence m parallel to line n. Am I audible? Am I audible right now? Okay. किस वाले से रिपीट करना है बताओ? ये वाला समझ आ गया था? जब दो पैरेलल लाइन हो उसे मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। ओके ओके, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल है, सेम लाइन पे है, तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो एम एल एन जो है ये आपका पैरेलल लाइन है, और लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन है। जो लाइन एम है ये पैरेलल है लाइन एन के, और यहाँ पे मैंने एंगल्स ड्रॉ कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ओके, बस यही था। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्या होता है विष्णु बताओ, एक ब्रीफ आइडिया दो। ट्रायंगल आप कह रहे हो तो इसके पास 3 साइड है, 3 साइड है और 3 एंगल भी है। ट्राई मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स, है ना, तो आप इसे ट्रायंगल बोल दिया आपने। अब जब भी आप किसी भी ट्रायंगल का एंगल का समेशन करोगे, अगर आप एंगल्स का समेशन करोगे तो इनका जो समेशन होगा ये इक्वल टू 180 डिग्री के आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी यही बोलता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लो, या एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी से रिप्रेजेंट कर लो, बोथ आर सेम थिंग। लेकिन जिस भी चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका जो समेशन होगा, एंगल का वैल्यू का जो समेशन होगा वो 180 डिग्री आना चाहिए ट्रायंगल में। ओके, यही आपका होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। मान लो मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस टाइप का है कि मान लो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री है, और सेकेंड वाला जो एंगल है ये मेरे पास 105 डिग्री है, और मैं पूछ रहा हूँ कि एंगल बी का वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? ये एंगल ए था, ये एंगल सी था। ओके, एक जो आपके पास एंगल ए है ये 30 डिग्री है,
और एंगल बी सी जो है ये आपका 105 डिग्री है, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना वैल्यू एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। 35 डिग्री कैसे किया ये बताओ? 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री। एक बार फिर, वेरी गुड, 45 डिग्री। ओके, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था। 135, देखो आपको हमने क्या बताया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, टोटल एंगल का समेशन हो गया। अब मेरे पास गिवन क्या है, एंगल ए 30 डिग्री है और एंगल बी जो है आपका ये फाइंड आउट करना है, एंगल सी का वैल्यू आपके पास 105 डिग्री है और ये आ जाएगा 180 डिग्री। जब मैं इसे सम करूंगा ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, वी हैव एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप ऐसे ही एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, ठीक है, ये छोटा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, इसे हम रेक्टिफाई करेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, इस वाले एंगल के बारे में, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जो आपने बताया था, एंगल का वैल्यू 45 डिग्री आएगा। अब देखो, अब सेकेंड वाला इसका टाइप क्या है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। जब ऐसा कुछ है तो आपके पास एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ आया ये वाला? ये वाला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, वेल एंड गुड। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल करा है, एक था मेरे पास कितना 30 डिग्री था, सेकेंड वाला था हमारे पास 105 डिग्री और जो थर्ड वाला जो वैल्यू आया था ये 45 डिग्री आया था। और मैं अगर इस वाले एंगल को एक्सटेंड कर दूं और ये एक्सटेंड कर देता हूं तो ये टोटल जो इनका समेशन हो जाएगा, वन लाइन का एंगल कितना बन जाता है, 180 डिग्री का बन जाएगा। तो मैं आपसे इस एंगल का वैल्यू पूछ दो तो इस एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 135 डिग्री। और ये जो है समेशन होगा 30 प्लस 105, जो भी आपने एंगल 1 पढ़ा है और एंगल जो 2 पढ़ा है ये इक्वल टू हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का समेशन का इक्वल कर देता हूं तो ये इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। बस इसका मोटो यही था, जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट साइड का जो अपोजिट एंगल होता है उसके इक्वल में, समेशन के इक्वल में आ जाता है। ठीक है, हाँ, ये उसका, ये वो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। और जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपका ग्रेटर होता है जितना भी आपका इंटीरियर एंगल है उससे। देखो अभी प्रीवियस एग्जांपल में 30 डिग्री था मेरे पास, 105 डिग्री था, 45 डिग्री था, लेकिन जो इनका समेशन जो आया था, जो एक्सटीरियर एंगल था ये आपके पास 1 कितना था, 135 डिग्री था, 145 डिग्री, 135 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू था।